दंगों का सच सामने लाए, झूठे मुखौटे आज उतर आए। जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार दंगों पर नियंत्रण किया है, दंगाइयों पर नियंत्रण किया है, और जिन्होंने कभी दंगा किया था और अपराध को छिपाने और लोगों के सामने सच आने से रोकने की कोशिश किया था, आज वह सच सामने आ रहा है। जस्टिस सक्सेना आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग ने 1983 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। हालांकि उस जांच रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। मुरादाबाद के हत्यारे 43 साल से किसके सहारे? ईदगाह का फिसाद सीधा सीधा पुलिस एक्शन था, किसी तरह का कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा नहीं था। सटी हुई ये ईदगाह मुरादाबाद की प्राचीन ईदगाहों में से एक है। इस मैदान में जब ईद की नमाज होती है तो खचाखच भीड़ होती है। 1980 में भी ईद की नमाज हो रही थी और 13 अगस्त को ईद पड़ी थी। बारिश का मौसम था, सुहाना मौसम था। लोग खुशी खुशी घरों से निकल के 30 दिन के रोजे रखने के बाद, चांद रात को पूरी रात खरीदारी करने के बाद सुबह जब यहाँ नमाज पढ़ने आए तो उन्हें नहीं पता था कि ये एक इतिहास, काले इतिहास में ये ईद दर्ज हो जाएगी। वो खूनी ईद लोगों के जहन में अभी भी बसी हुई है। दंगों से किसे फायदा मिला? 43 साल बाद सब पता चला। ईद का दिन था, सुबह टाइम नमाज के टाइम एकदम अचानक शोर मचा कि जानवर 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 घुसाया, जिसके बाद एकदम भगदड़ मची और भगदड़ के बाद जो फिर जो स्थिति थी इतनी भयानक हो गई, फिर जिसके सामने जो भी आया वो फिर पुलिस की लड़ाई थी। पुलिस से शुरुआत हुई लेकिन वो फिर दंगों के रूप में परिवर्तित हो गई थी। दंगों का राज खुला, गुनाहगार मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 4 दशक के बाद आखिरकार 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट पेश हो चुकी है। और मेरे हाथ में ये जो कागज के पन्ने आप देख रहे हैं, ये वही रिपोर्ट है जिसमें मुरादाबाद दंगों का एक एक सच लिखा है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है, क्या सच छिपा है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें जिनको जानना बेहद जरूरी है, तो बताते हैं आपको मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट में आखिर क्या क्या छिपा है। 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के वक्त सांप्रदायिक दंगे की घटना हुई। उसके बाद घटना में 84 लोग मारे गए और 112 लोग घायल हो गए। दंगे की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया गया। 13 नवंबर 1983 को घटना की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई। उच्च स्तर पर रिपोर्ट को लंबित रखे जाने का फैसला लिया जाता है। रिपोर्ट की कॉपी के लिए डीएम और एसपी से अनेकों प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। भाषा विभाग, लाइब्रेरी से भी रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं हो सकी। पुलिस अधीक्षक, अधिसूचना विभाग से भी जांच रिपोर्ट नहीं मिली। लेकिन आखिर रिपोर्ट गई तो गई कहां? अनुभाग में काफी खोजबीन के बाद जांच रिपोर्ट रजिस्ट्री में रखी हुई मिली। 8 अगस्त 2023 को जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई, यानी कि आज का ही वो दिन है जब आज इस रिपोर्ट का खुलासा किया गया है और सदन पटल में ये रिपोर्ट रखी गई है। तो मेरे हाथ में जो ये कॉपी देख रहे हैं, जो पेज आप देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में वो पूरी जानकारी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 13 अगस्त 1980 का वो दिन था जिस दिन दंगे हुए थे। तो इस जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो दंगे की रिपोर्ट 13 नवंबर 1983 को ही तैयार हो गई थी, यानी दंगे के 3 साल 3 महीने के अंदर ही जांच की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई। लेकिन अब तक 4 दशक से भी ज्यादा का वक्त तक, यानी कि 4 दशक से भी ज्यादा का जो वक्त है वो निकल चुका है, लेकिन रिपोर्ट को छिपा कर रखा गया। और अब जब रिपोर्ट सामने आई तो ये पता चला है कि रिपोर्ट को ना सिर्फ छिपाया गया बल्कि इसको गायब करने का भी प्रयास किया गया।
भाषा विभाग, लाइब्रेरी, यहां तक कि पुलिस अधीक्षक, अधिसूचना विभाग तक को दंगे की जांच की रिपोर्ट कहीं नहीं मिली। लेकिन आखिरकार 4 दशक के बाद मुरादाबाद का सच सामने आ चुका है। बताते हैं आपको कि 1980 में मुरादाबाद में हुए दंगे की रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो इसे छिपाने का प्रयास किया गया। उस रिपोर्ट में जिसको 4 दशक तक छिपाकर रखा गया। मेरे हाथ में ये जो कागज आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि इन कागजों पर 43 साल पहले मुरादाबाद में जो कुछ हुआ उसकी खूनी कहानी लिखी हुई है। मुस्लिम लीग पर दंगों का दाग लगा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए दंगा किया गया। दंगे के पीछे मुस्लिम लीग के 2 नेताओं का नाम सामने आया। मुस्लिम समुदाय में नेता में खींचतान के चलते ये दंगा हुआ। गड़बड़ी के लिए सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या फिर कोई भी हिंदू उत्तरदायी नहीं था। दंगों से आरएसएस और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। आम मुसलमान भी ईदगाह पर उपद्रव करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दंगों में मुस्लिम लीग के डॉक्टर शमीम अहमद की भूमिका सामने आई है। डॉक्टर हामिद हुसैन यानी कि उर्फ अज्जी, समर्थक और भाड़े के व्यक्तियों का हाथ दंगा में पूरी तरह से था। यानी कि जो दंगा करवाया गया उसमें इन दोनों नेताओं का नाम सामने आया है। दंगा पूर्व नियोजित और मुस्लिम लीग के लोगों के दिमाग की उपज थी। जानबूझकर नमाजियों के बीच सुअर आने की अफवाह उड़ाई गई। सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं और पुलिस चौकी पर हमले के चलते ये पूरा दंगा हुआ। उसके बाद हिंदू ने भी बदला लिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगा भड़क गया और कुछ इस तरह की तबाही उस वक्त देखने को मिली। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, इतना लंबा वक्त हो गया, 15 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसको इतने साल तक छिपाकर रखा गया, जिसमें 2 नेता जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही और उन्होंने ना जाने कितने लोगों को दंगे की आंख में झोंक दिया। देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं मुरादाबाद में हूं इस समय और दंगे की तरी से पैरोकारी जो एक शख्स अकेले कर रहे हैं, उनका नाम कौसर हयात खान है, जो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सचिव हैं। और ये दंगे की रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है, जिसमें 2 नेताओं का नाम है, उसमें एक मुस्लिम लीग के पूर्व विधायक भी थे, लेकिन ये 2 नेता अब मरहूम हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। कौसर हयात साहब इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से बोगस और बेबुनियाद साबित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। खान साहब, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। दंगे की रिपोर्ट को आपने सुना भी मेरे जरिए, और आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फर्जी है। फर्जी होने के क्या कारण आप मानते हैं? क्या जस्टिस सक्सेना ने ठीक से काम नहीं किया, आपका आरोप है? नहीं, जस्टिस सक्सेना ने तो बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं किया, और ये बात उस वक्त मुरादाबाद के शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी थी कि एक जांच आयोग को जिस तरह से जांच करनी चाहिए, जिस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, उस तरह से बात नहीं की गई। चंद अधिकारियों से बंद कमरे में बात करके चले जाना और उसके बाद रिपोर्ट दे देना, ये जाहिर करता है कि कोई किसी और के इशारे पर जस्टिस सक्सेना काम कर रहे थे और वो जांच जो है निष्पक्ष नहीं करना चाहते थे। और ये रिपोर्ट भी किसी दूसरे के इशारे पर तैयार की गई है और जिसको फिर अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया, दाखिल दफ्तर कर दिया गया। एक तरह से मैं इसे कहता हूं लीपापोती की गई। दूसरे में ये कहना चाहता हूं कि ये सांप्रदायिक दंगा था ही नहीं। 13 अगस्त को 9 बजे जो फायरिंग हुई है, उसके बाद से शहर में 9 बजे के बाद से शहर में कुछ नहीं हुआ। जो चंद वाकयात ये बताते हैं कि साहब थाने में आग लगा दी, तो ईदगाह से जो लौटती हुई भीड़ थी उसने ये वाकया किया। लेकिन उसके बाद 14 को और 15 को बिल्कुल शांति रही। 14 को केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह यहाँ मुरादाबाद आए और कोतवाली के अंदर उन्होंने शहरियों की मीटिंग ली, तमाम सम्मानित व्यक्तियों की मीटिंग ली। उस मीटिंग में सबने एक आवाज होकर एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत की, पुलिस की शिकायत की कि साहब इन्होंने जो है एकतरफा तौर पर बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी मामला के सीधी गोली चलाई है और इनका मंशा सिर्फ मुसलमानों को मारना था और कुछ नहीं था। उस 14 को शांति रही, 15 को शांति रही, लेकिन 14 और 15 में ये अफवाहें हमें मिलती रहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ, बड़े अधिकारियों के यहाँ दूसरे वर्ग के लोगों को बुलाकर बाकायदा मीटिंगें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई जल्दी से इस केस को सांप्रदायिक बनाओ।
तभी हमारा फायदा होगा। अभिषेक मेरा एक सवाल है आपसे, वो जरूर आप इनसे पूछिएगा। सवाल ये है कि इस रिपोर्ट में सामने आया है कि जो मुस्लिम लीग के नेता हैं, कोई सबूत नहीं होता, लेकिन अभिषेक मेरी आवाज मिल रही है आपको? इनसे सवाल पूछिए, इनसे पूछिए कि इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि मुस्लिम लीग के जो नेता हैं उनका नाम आया है कि उन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने फायदे के लिए दंगा कराया है। उस बात को लेकर इनका क्या कहना है? रितु, यही सवाल मैंने इनसे किया था, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। मुस्लिम लीग का जो नाम सामने आया है, आप राष्ट्रीय सचिव हैं मुस्लिम लीग के, तो उस पर आपका क्या कहना? मुस्लिम लीग को दोषी ठहराया गया पूरी तरीके से दंगे के। मुस्लिम लीग या किसी मुसलमान लीडर का कोई हाथ इसके पीछे नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि इतना बड़ा सानेहा हो जाएगा, समझे नहीं। मुस्लिम लीग के अंडर में पुलिस नहीं थी, पुलिस ने गोली चलाई है। 700 आदमी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को नहीं मारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 3 दिन तक बिल्कुल कोई हिंदू लेकिन शमीम अहमद का नाम सामने आया है। 3 दिन तक, 13, 14, 15, 3 दिन तक कोई हिंदू मुस्लिम। शमीम और जो दोनों नाम मैंने आपको बताए, हाँ, तो उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था? नहीं, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो अपनी अपनी पार्टी चला रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे। शमीम अहमद मुस्लिम लीग में थे, मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अज्जी में, हामिद हुसैन वो खाकसार पार्टी के अध्यक्ष। खाकसार पार्टी, हाँ, लेकिन हामिद हुसैन अक्की हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, अज्जी में। हाँ, तो वो उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि वो जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का या हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का उनका कोई बैकग्राउंड पहले से नहीं था, बिल्कुल कतई तौर पर। इनका इंतकाल कब हुआ दोनों का? इनका तो काफी लगभग सवाल ये भी उठता है ना, अगर ये दोषी थे दोनों मुस्लिम लीग के नेता, तो कांग्रेस को उस समय कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी इनके। नहीं, कांग्रेस ने इनको एनएसए में बंद किया। बाद में जो है शहर के सम्मानित व्यक्तियों को, 18 आदमियों को एनएसए में बंद किया गया। उस 18 में अगर डॉक्टर शमीम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, तो शहर कांग्रेस अध्यक्ष बाबू अशफाक अंसारी भी शामिल थे, जो उस वक्त 75 साल की उम्र थी और निहायत शरीफ आदमी गिने जाते थे। शहर कांग्रेस ने उन्हें भी कदम, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने सम्मानित व्यक्ति हो सकते थे, शहर काजी नुसरत हुसैन एडवोकेट, जिनका जो नॉन पॉलिटिकल थे एक तरह से बिल्कुल, उनको क्या नाम एनएसए के अंदर बंद किया। और क्या नाम आपके ये शहर अध्यक्ष, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, जो 70-75 साल के थे, बूढ़े आदमी थे और बहुत शरीफ आदमी थे। मैं आज कह रहा हूँ, सारे कांग्रेसी मानते हैं बहुत शरीफ आदमी थे, उनको ने एनएसए के अंदर बंद कर दिया। जितने सम्मानित व्यक्ति थे, 18 आदमियों पर एनएसए लगाई और लगभग 1000 से ज्यादा मुसलमानों को जेल। कुल मिलाकर आप दोषी कांग्रेस को मानते हैं, और जो सरकार ने आज ये रिपोर्ट रखी उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उस पर मेरा ये कहना है कि ठीक है। अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ अविनाश भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अविनाश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, 43 साल बाद इस रिपोर्ट को सामने रखा गया है और वहीं इसमें यह भी सामने आया है कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि बीजेपी की सरकार ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आई है, कई बार आ चुकी है और ये सुनने में चीजें आई हैं और ये चीज सामने आ रही है कि अब 2024 में क्योंकि चुनाव है, अब ऐसे में इस रिपोर्ट को सामने रखना, क्या इन दोनों बातों को आपस में कोई संबंध है? देखिए, जहां तक सवाल टाइमिंग को लेकर है तो ये जाहिर है कि टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है कि आखिर चुनाव से पहले इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों किया जा रहा है, जबकि इससे पहले भी भाजपा की कई बार सरकार रह चुकी है उत्तर प्रदेश में, अगर 1980 से लेकर अब तक की बात करें। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है अब सार्वजनिक क्यों की गई, तो इसके पीछे भाजपा का और सरकार का तर्क ये है कि समय की जरूरत थी, क्योंकि इस रिपोर्ट में तमाम वो सच्चाइयां थी जो बंद थी उस दंगे को लेकर। क्योंकि देखिए, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र था, आरएसएस का भी जिक्र था और सबसे बड़ा सवाल था पुलिस और प्रशासन के ऊपर। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पुलिस को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है। जो फायरिंग हुई, जो लाठीचार्ज हुई, उसको लेकर इस रिपोर्ट में जो जस्टिस सक्सेना आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वैसा नहीं हुआ होता, अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ होता या फिर फायरिंग नहीं की गई होती, तो वहां स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी, और ज्यादा पुलिस वाले मारे गए होते, प्रशासनिक अधिकारी मारे गए होते, हिंदुओं के घर और ज्यादा जलाए गए होते, या फिर
सरकारी या निजी संपत्ति को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया होता। क्योंकि देखिए इसमें जो सिलसिलेवार तरीके से जिस घटना का जिक्र है कि ईद के मौके पर जिस तरीके से वहां पर तकरीबन 70,000 के आसपास जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और वहां पर अचानक से अफवाह फैलती है कि वहां एक जानवर आ गया, सुअर आ गया, जिसकी वजह से जो लोग थे वो उग्र हो गए और उन्होंने लोगों के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और वहां पर एक पुलिस अधिकारी उस वक्त मौजूद थे जो स्थिति को कंट्रोल करने में लगे थे, उनको काफी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद जो पुलिस वाले थे वहां पर मौजूद उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन स्थिति जब बहुत ज्यादा खराब हुई तो वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद वहां पर भगदड़ मचती है जिसपे कई लोग मारे जाते हैं और उसके बाद जो दंगा भड़कता है उस दंगे में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में कई चीजों का साफ साफ जिक्र है ऋतु, जिसमें कि पहली बात तो बिल्कुल साफ है कि पुलिस की फायरिंग को बिल्कुल क्लीन चिट दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को क्लीन चिट देते हुए कहा गया है कि अगर वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ये कदम नहीं उठाते तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी और ज्यादा लोग मारे जाते थे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उसमें जिक्र किया गया तो भाजपा का कहीं से नाम भी नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो पूरी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट अब की सरकार ने तैयार नहीं करवाया। दरअसल इस रिपोर्ट को जब 1980 में दंगा हुआ तो जस्टिस सक्सेना ने इस पूरी रिपोर्ट को कंपाइल किया, पूरी रिपोर्ट को तैयार किया। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये रिपोर्ट सबमिट की गई। दरअसल 1983 में चूंकि जब ये दंगा हुआ तब भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी और यहां भी थी और केंद्र में माफ करिएगा इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब भी इस रिपोर्ट को 1983 में वीपी सिंह जब यहां के मुख्यमंत्री थे तो उनके सामने रखी गई। लेकिन उस वक्त इस रिपोर्ट को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया, दलील ये दी गई कि हो सकता है कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब हो, समाज पर इसका बुरा असर पड़े। बाद की सरकारें आई और कई बार, देखिए ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग हुई थी, लेकिन तब हर बार ये हवाला दिया गया कि अगर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है तो माहौल खराब हो सकता है, दो समुदायों के बीच में जो एक माहौल है एक बार फिर से गर्म हो सकता है। आप हमारे साथ। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, दो लोगों की आपसी लड़ाई में कई लोगों की जानें चली गई, बहुत साल हो गए, बहुत साल बाद ये रिपोर्ट सामने आई। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस रिपोर्ट को छिपाने का प्रयास क्यों किया गया? किसी भी सरकार ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि आखिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, आखिर पता चले कि इसमें कौन मुलजिम था, किसकी गलती थी? हालांकि देखिए, रिपोर्ट अब सामने आई है तो इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोई राजनीतिक फायदा, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का नाम सामने नहीं आया। अब देखिए, कुल मिला के मैं अगर ऋतु आपको बताऊं पूरा सिनेरियो, क्योंकि मैंने मुरादाबाद दंगों की पहले भी खबर कवर की है, लोगों के दर्द को जाना, विक्टिम से मैं मिला हूं। यहाँ तो खान साहब हैं जो इनके हर साल ज्ञापन देते हैं इनके मुआवजे के लिए। लेकिन जो आपका सवाल है उसकी वजह शायद ये रही होगी कि कांग्रेस जानती थी कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो उसको पॉलिटिकल नफा नुकसान हो सकता है। नफा ज्यादा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट है में जितने भी विक्टिम मुस्लिम फैमिलीज या वाल्मीकि समुदाय, विवाद जो हुआ था वाल्मीकि जुलाई से शुरू हो गया था। जो एक लज्जा नाम की एक लड़की थी वाल्मीकियों की, वहां उसकी शादी को लेकर एक छोटी सी नोकझोंक पथराव में बदल गई थी। वो पथराव, मैं सही कह रहा हूं ना शाकिर साहब, खान साहब, तो वो पथराव जब शुरू हो गया था उसमें कई लोग घायल हुए थे। फिर वो घटना पुलिस ने दबा दी थी, 1.5 घंटे बाद आई थी। लेकिन वो एक दूसरे की आमने सामने रहते थे, सीधी तकरार शुरू हो गई। जो 13 अगस्त को ईद पर जंगली जानवर के, जंगली कहते हैं मुसलमान उनको, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके घुसने को लेकर ये ईदगाह के आगे विवाद शुरू हुआ था, जहां गल शहीद थाना है, लगभग उसके आसपास विवाद शुरू हुआ। उसके बाद फायरिंग शुरू होती है। वाल्मीकि समाज के लोगों का भी कहना है और मुस्लिम लोगों का भी कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था, बल्कि पुलिस वर्सेस मुसलमान हो गया था। जो भी विवाद वहां हुआ, जो भागते दौड़ते नमाजियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की थी, उसके बाद सीधी फायरिंग हुई है और आगजनी हुई है। तो ये सांप्रदायिक तनाव नहीं था। अब जो सवाल आपका है कि ये क्यों दबाया गया, दबाया इसलिए गया कि अगर कांग्रेस उस समय ये रिपोर्ट दे देती, क्योंकि देखिए जो आयोग। चलिए ठीक है अभिषेक, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अविनाश, आपका भी धन्यवाद। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।